नमस्कार दोस्तों, मुंबई में 12 अक्टूबर को जिस तरह से मुंबई के पूर्व विधायक, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के नेता और बॉलीवुड नेटवर्कर बाबा सिद्दीकी की बांद्रा में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो 90s के मुंबई अंडरवर्ल्ड स्टाइल ऑफ एग्जीक्यूशन से मिलता जुलता था। एक पब्लिक प्लेस में बिना किसी खौफ के, लॉ एंड ऑर्डर की परवाह किए बिना किसी की इतनी बेरहमी से जान ले ली गई। ऐसा तो बस बॉलीवुड मूवीज में ही देखने को मिलता है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कुछ लोगों को अरेस्ट जरूर किया है जिन्होंने ट्रिगर दबाया, लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि एक प्रोमिनेंट नेता को इस तरीके से मारने का प्लान किसने बनाया, किसने फंड किया और क्यों? लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का ये जो कनेक्शन बताया जाता है इस किलिंग से, क्या वो सच में है? गुजरात की साबरमती जेल में बैठा बैठा बिश्नोई क्या सच में एक इंटरनेशनल सिंडिकेट चला रहा है? यदि हाँ, तो कौन उसे चलाने दे रहा है और क्यों? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन गोदी मीडिया के चैनलों पर लॉरेंस बिश्नोई की कहानियां चल रही हैं, क्योंकि एक गैंगस्टर को कितना भी ग्लोरीफाई किया जा सकता है और आपका ध्यान भटकाकर ये सवाल भी गायब कर दिया जाएगा कि एनकाउंटर और बुलडोजर वाली सरकार एक गैंगस्टर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? आखिर उसका सिस्टम इतना मजबूत कैसे है कि जेल में रहते हुए किसी को भी उड़ा देता है? वैसे महाराष्ट्र में चुनाव भी आने वाले हैं और अभी एक और चीज की कमी नजर आ रही है। यही घटना अगर बंगाल में हो गई होती, माफिया वहां की जेल में होता, तो आप देखते गोदी मीडिया, आईटी सेल और तथाकथित स्वतंत्र आवाजों का सिस्टम कितना एक हो जाता और अभी तक होम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, मास प्रोटेस्ट और प्रेसिडेंट रूल की मांग हो चुकी होती। लेकिन ये सब कुछ अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। यूपी में माफिया के नाम पर जेल में बंद अपराधियों को दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लाया गया। गोदी मीडिया के तमाम कैमरे लगाकर दिन रात लगातार चैनलों पर दिखाया गया, माहौल बनाया गया कि यह होती है सरकार। अब वो सारे कैमरे कहां हैं? क्या अब वो कैमरे गुजरात की साबरमती जेल को भी फोकस करने का साहस कर सकते हैं? खैर, क्या वजह हो सकती है मुंबई में 30 सालों के बाद ऐसे हाई प्रोफाइल असोसिनेशन की, और क्यों ये एक बहुत चिंताजनक विषय है? 12 अक्टूबर की रात 9 बजे के आसपास सिद्दीकी अपने ऑफिस से निकलते हैं और अपने बेटे के ऑफिस के पास ही राम मंदिर में लोगों के साथ पटाखे फोड़ रहे होते हैं। वहां मां दुर्गा के विसर्जन के लिए एक जुलूस भी निकल रहा होता है। तभी अचानक 3 युवक आकर फायरिंग ओपन कर देते हैं। रुमाल से उनका मुंह ढका हुआ होता है। पटाखों की आवाज से पहले तो गोली का पता ही नहीं चलता। सिद्दीकी के पास पुलिस प्रोटेक्शन थी, लेकिन कहा जा रहा है गार्ड्स की आंखों में पेपर स्प्रे डाल दिया गया और वो बेहाल हो गए और कोई जवाबी कार्यवाही नहीं कर सके। हालांकि उनकी सुरक्षा में लगे पुलिस कांस्टेबल को लापरवाही बरतने की वजह से सस्पेंड भी किया गया है। उसके बाद सिद्दीकी को लीलावती हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन बहुत खून बहने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। लगभग 11:30 बजे रात को उनकी मृत्यु की पुष्टि हो जाती है। उधर मुंबई पुलिस यह दिखाने की कोशिश करती है कि वो इस केस पर काफी प्रॉम्प्टली वर्क कर रही है और बहुत जल्द इसे क्रैक कर लेगी, जबकि अभी तक सिर्फ कुछ भाड़े के शूटर्स के अलावा उनके हाथ कुछ लगा नहीं है। बाबा सिद्दीकी की हत्या 9mm पिस्टल से हुई, जबकि भारत में यह पिस्टल केवल सेना और पुलिस को दी जाती है। साधारण लोगों को जो लाइसेंसी पिस्टल मिलती है वह 32mm की होती है। तो आखिर किसने शूटर्स को यह पिस्टल मुहैया करवाई? इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन था? साजिश किसकी थी? फंडिंग किसने की थी? कहीं ये राजनीति से प्रेरित हत्या तो नहीं है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर और क्या वजह हो सकती है इस किलिंग के पीछे। अब दोस्तों यहां पर एंट्री होती है इन फेमस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, जो है तो गुजरात के साबरमती जेल में पिछले करीबन 10 सालों से, लेकिन डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत वह अपना इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट देश में किसी भी हाई सिक्योरिटी प्रिजन में बैठे बैठे चलाता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या VoIP टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वह किसी को भी फोन घुमा सकता है, वीडियो कॉलिंग कर सकता है और डरा धमका के फिरौती की मांग भी कर सकता है। मतलब जैसे आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, ठीक वैसे ही वो वर्क फ्रॉम जेल कर रहा है और लगता है सरकार इसे रोकने में भी बिल्कुल बेबस और लाचार है। लेकिन क्या सच में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई वाला एंगल ही असली एंगल है, या फिर सच को छिपाने के लिए एक कन्वीनियंट डिस्ट्रैक्शन की हमें ये घुट्टी पिलाई जा रही है? देखिए, बाबा सिद्दीकी की मौत के कुछ घंटों बाद एक फेसबुक पोस्ट वायरल होता है और पोस्ट आता है,
शुभू लोनकार महाराष्ट्र नाम के एक अकाउंट से। मुंबई पुलिस ने इस अकाउंट को शुभम रामेश्वर लोनकार से लिंक किया है, जो कि विश्नोई गैंग के जाने माने मेंबर है और मुंबई पुलिस पहले भी इनको गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लॉरेंस विश्नोई इस हत्या की जिम्मेदारी क्यों लेगा, उसका ये करने में क्या फायदा हो सकता है। तो इसके पीछे दो रीजन है, पहला वार्निंग और दूसरा रिवेंज अनुस्थापन के लिए। और ये वही अनुस्थापन है जिसने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट वाले घर के सामने फायरिंग की थी और जिसने फिर कथित तौर पर पुलिस कस्टडी में सुसाइड कमिट कर लिया था। वार्निंग उनको जो सलमान खान को अपना साथी, अपना दोस्त बताते हैं। पोस्ट में सलमान को डायरेक्टली धमकी दी गई कि देखो, हमने तो इस वॉर की शुरुआत नहीं की है, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारे भाई की जान गई। हम वैसे तो कोई दुश्मनी नहीं चाहते किसी के साथ, लेकिन सलमान खान को या दाऊद गैंग को जो भी हेल्प करेगा वो हमारे टारगेट पर होगा। और साथ ही साथ इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है कि बाबा सिद्दीकी की तारीफ जो इतने लोग कर रहे हैं वो भूल जाते हैं कि उनका पास्ट भी उतना साफ नहीं है। उनके तार कहा जाता है दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए थे, फाइनेंशियल फ्रॉड में भी उनका नाम आया है। लेकिन जो भी हो, जैसा भी केस हो, जो भी एलिगेशन हो, फैक्ट तो यही है कि 3 दशक बाद मुंबई के बीचों बीच ऐसी हाई प्रोफाइल गैंगवॉर स्टाइल किलिंग देखने को मिली है। 1990 में इसी तरीके से बीजेपी एमएलए रामदास नायक और प्रेम कुमार शर्मा को मार डाला गया था और शिवसेना के विधायकों विट्ठल चौहान और रमेश मोरे की भी हत्या ऐसे ही इतने ब्रूटल तरीके से की गई थी। तो क्या फिर से लॉरेंस विश्नोई जैसे गैंगस्टर्स मुंबई अंडरवर्ल्ड की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं? हाई प्रोफाइल टारगेट्स को गिराकर डर का माहौल पैदा करना एक गैंग वॉर और एक अंडरवर्ल्ड को डेवलप करने का एक पहला कदम बोला जाता है, जिसके बाद फिरौती, एक्सटॉर्शन और भी आसान हो जाता है। लेकिन बाबा सिद्दीकी को क्यों निशाना बनाया गया? मुंबई पुलिस भी इस हाई प्रोफाइल मर्डर के हर एंगल को बारीकी से खंगाल रही है। वैसे बाबा सिद्दीकी के पास्ट की बात करें तो उनके तार बॉलीवुड से कई सालों से जुड़े हुए हैं, खास करके सलमान खान, शाहरुख खान। उनकी एनुअल इफ्तार पार्टी तो मुंबई के सोशल कैलेंडर में एक बड़ा इवेंट होता है। ऐसी पार्टीज में पॉलिटिक्स, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, डील मेकिंग, अलायंस सब कुछ होता है। 2013 में ऐसी ही एक पार्टी में सिद्दीकी ने सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में 5 साल से चलती हुई एक कोल्ड वॉर को खत्म किया और दोनों के बीच सुलह करवा दी। बॉलीवुड की इस चकाचौंध के साथ साथ वो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे। 3 बार एमएलए चुने जा चुके थे। महाराष्ट्र मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड एंड सिविल सप्लाईज रह चुके थे सिद्दीकी। सुनील दत्त, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी सबके करीबी माने जाते हैं बाबा सिद्दीकी। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी मौत की वजह सलमान खान के साथ उनकी करीबी थी? कुछ लोग तो अब यही बात मानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जब लॉरेंस ने खुद ही ये बोल दिया है तो फिर इस केस में इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब दोस्तों, जिस तरह से इस हत्या को सलमान खान वर्सेस लॉरेंस विश्नोई वाले एंगल से दिखाकर लोगों के बीच एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, यदि हम इसे इसी एंगल से देखें तो लॉरेंस विश्नोई एक सामान्य अपराधी है जो अपनी धार्मिक भावनाएं आहत होने के कारण सलमान खान को मारना चाहता है। लेकिन लॉरेंस की धार्मिक भावनाएं आखिर सलमान खान ने कैसे आहत कर दी? तो देखिए, जब लॉरेंस 5 साल का था तब सलमान ने साल 1998 में जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान कथित तौर पर 2 काले हिरणों का शिकार किया था। विश्नोई समाज इन काले हिरणों को अपने गुरु का अवतार मानता है, उन्हें बचाना उनका धर्म होता है। तो बस उस वक्त का 5 साल का लॉरेंस इसी बात से खफा होकर लगभग 20 साल बाद साल 2018 में पहली बार सुर्खियों में तब आता है जब वो सलमान खान को मार डालने का प्रण ले लेता है मीडिया के सामने और इसे अपनी लाइफ का मिशन बना लेता है। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपकी कोई मंशा है क्या भागने की? नहीं, मंशा नहीं है। जो मंशा हुई तो भाग भी जाएंगे। लॉरेंस के इस बयान में सलमान के प्रति नफरत से अधिक खुद को रजिस्टर करवाने की इच्छा दिख रही थी, जबकि
ऑफिशियल आंकड़ों की माने तो पिछले 10 सालों में ही शिकारियों ने 100 से ज्यादा काले हिरणों का शिकार करके उन्हें मार डाला है। लेकिन विश्नोई समाज का रक्षक लॉरेंस ऐसे शिकारियों के पीछे नहीं पड़ता है, सिर्फ सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है। ब्लैक बक्स की मौत के पीछे शिकार के अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट्स, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, कुत्तों द्वारा काट लिया जाना। लॉरेंस विश्नोई ने खुद आज तक कितने काले हिरणों को बचाया है, ढूंढने पर भी ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं मिलता है। इसने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में भी कभी काम नहीं किया, बल्कि पता चलता है कि इस पर 84 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और ये तो एक गैंगस्टर है। अब आपको ये एंगल कितना रियल लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अब एक दूसरा लेस ग्लैमरस एंगल भी हो सकता है इस किलिंग के पीछे। बाबा सिद्दीकी का दबदबा था बांद्रा वेस्ट इलाके में। ये एक प्राइम रियल एस्टेट जोन है। ये मुंबई का वो इलाका है जहां हर कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाला तो खासकर। सिद्दीकी के बिल्डर लॉबीज के साथ रिलेशन बहुत ही गहरे थे। बिल्डर्स सिद्दीकी जैसे नेता के पास अपने प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी लेने के लिए आते थे और सिद्दीकी सब कुछ मैनेज कर देते थे, परमिट्स, अप्रूवल्स, डिस्प्यूट्स, सब कुछ। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ऐसे कामों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो जाती हैं। सिद्दीकी पर आरोप यह है कि उन्होंने डूबियस डील्स में रोल प्ले किया है, अपनी पॉलिटिकल पावर को फाइनेंशियल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया है और बिल्डर लॉबी को पॉलिटिकल पावर रिटेन करने के लिए इस्तेमाल किया है। 2018 में ईडी ने बाबा सिद्दीकी के करीबन 500 करोड़ के एसेट सीज कर लिए थे। आरोप ये था कि जब वो 2000 से 2004 के बीच महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे, उस बीच सिद्दीकी ने पिरामिड डेवलपर्स को स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के सिलसिले में बेनिफिट किया। ओवरऑल बोला जाता है कि ये 2000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम था। अब यह बात भी सामने आ रही है कि नए स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी या SRA रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी प्रॉब्लम्स आई हैं। सिद्दीकी की मौत से इसके कुछ ना कुछ तार जरूर जुड़े हुए हैं, खास करके जब यह बात सामने आ रही है कि सिद्दीकी के बेटे जीशान भी इस मैटर को उठा रहे थे, काफी लाउडली बात कर रहे थे इन चीजों के बारे में। मुंबई पुलिस ने भी इस बात के लिए संकेत दिए हैं कि शूटर्स को बाबा सिद्दीकी और जीशान दोनों को मारने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। यह एंगल लॉरेंस विश्नोई के प्रतिशोध वाले फॉर्मूले या बदले वाले फॉर्मूले से ज्यादा रियल लगता है, ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। और एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि किलिंग तो ये पैसों को लेकर, बिजनेस को लेकर या डीलिंग को लेकर हुई है, लेकिन लॉरेंस विश्नोई ने सुपारी लेकर इसे एक एंटी सलमान, एंटी दाऊद, एंटी बॉलीवुड, एंटी करप्शन, प्रो इंडिया मोटिव दे दिया है। इसकी पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है क्योंकि दाऊद और छोटा राजन गैंग के जाने के बाद मुंबई के अंडरवर्ल्ड के स्पेस को विश्नोई ले लेना चाहते हैं, जेल से ही सही। और ये स्पेस आप सिर्फ गन से नहीं, आपके पास एक कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी या फिर एक स्टोरी होनी चाहिए। और ये स्टोरी किसी और ने नहीं बल्कि जाने अनजाने में खुद सलमान खान ने ही लॉरेंस को दे दी है। अब इसी बात का फायदा उठाकर विश्नोई समाज के इमोशंस का इस्तेमाल करके लॉरेंस विश्नोई ने एक स्टोरी बना ली है और सलमान खान के अगेंस्ट एक फ्रंट खोल दिया है। वो सलमान के 1998 के क्राइम को पनिश करना चाहते हैं, और अगर करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ये सब लीगली करे तो। लेकिन यहाँ तो स्टोरी बिल्कुल उल्टी ही है। लॉरेंस विश्नोई तो बेखौफ जेल में बैठे बैठे सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस का भी मानना है कि वो अंडरवर्ल्ड गैंग्स जिसे दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, रवि पुजारी के खात्मे के बाद 15 साल लग गया खत्म करने के लिए, अब लॉरेंस विश्नोई इनकी जगह लेना चाहते हैं। अभी तक विश्नोई गैंग नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट करती थी, लेकिन ये ब्रूटल मर्डर एक क्लियर अटेम्प्ट हो सकता है मुंबई में अपनी ऐंठ जमाने के लिए। यदि हम लॉरेंस के पास्ट को खंगालें तो ऐसा लगता है पहले लॉरेंस का मकसद कुछ और ही था। सलमान खान तो जैसे मानो उनके लिए एक टाइम पास है। लॉरेंस के अपराध की कहानी 2018 में सलमान को दी गई धमकी से लगभग 7 साल पहले से ही शुरू हो चुकी थी। अब वैसे तो गैंगस्टर की कहानी नाइंसाफी और अत्याचार से शुरू होती है, लेकिन लॉरेंस की ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। खानदानी रईस हैं ये। अपने गांव में अमीर परिवारों में इनकी गिनती होती है। 100 एकड़ से ज्यादा जमीन, बीच में बड़ी सी कोठी। पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल रह चुके थे, बाद में खेती में वापस आ गए। आज की तारीख में भी जेल में बंद होने के बावजूद 30 से 40 लाख रुपए
पर ईयर परिवार इन पर खर्च करता है। तो अगर लॉरेंस चाहता तो वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे दो कारण हैं, प्यार और पॉलिटिक्स। कहा जाता है कि स्कूल में ही उसे अपने क्लासमेट पर क्रश था। क्रश प्यार में बदलता है जब दोनों डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में दाखिला लेते हैं, और कहानी में दखलंदाजी देती है पॉलिटिक्स। डीएवी कॉलेज में ही लॉरेंस छात्र राजनीति में डूब जाते हैं। पढ़ाई में तो वैसे भी उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो चाहते थे कि वो स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो इलेक्शन में हार जाते हैं। लॉरेंस को इस हार की वजह से इतना अधिक गुस्सा आ जाता है कि वो पिस्टल उठा लेते हैं कॉलेज में अपना दबदबा बनाने के लिए। अब अगले साल फिर से इलेक्शन, और इस बार और घमासान लड़ाई विश्नोई ग्रुप और राइवल कैंप के बीच। कहा जाता है कि विश्नोई के राइवल्स ने इस बार उनकी गर्लफ्रेंड को टारगेट किया, उसे जलाकर मार डाला। विश्नोई ने इस बात का तो बदला लिया ही, लेकिन यहीं से क्राइम की दुनिया में उनकी एंट्री होती है। ये वही टाइम होता है जब लॉरेंस पहली बार जेल में भी जाता है, और वहां मिलता है आर्म सप्लायर रंजीव डोपला से, जो कि आज यूएसए में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा है। जेल में जाना, वहां कांटेक्ट बढ़ाना और हार्डकोर हो जाना। लॉरेंस की लाइफ स्टोरी यहीं से उसकी शुरुआत होती है। डीएवी कॉलेज तक बात पॉलिटिक्स और स्टूडेंट वायलेंस तक थी, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में अब एडवांस डिग्री इन क्राइम की शुरुआत होती है, और उसकी मुलाकात होती है गोल्डी बरार के साथ, और दोनों एक दूसरे की संगति में क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं। कहते हैं कॉलेज में आप अपनी सबसे घनिष्ठ मित्रता बनाते हैं। लॉरेंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गोल्डी बरार के साथ साथ संपत नेहरा, वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ काला राणा और अमनदीप मुल्तानी, सारे दोस्त विश्नोई गैंग के की मेंबर्स बाद में जाकर बनते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी डिग्री लेने के इमीडिएट बाद लॉरेंस क्राइम की दुनिया में मास्टर डिग्री करने में बिजी हो जाते हैं। उनका क्रिमिनल एम्पायर खूब तरक्की करने लगता है। लिकर ट्रैफिकिंग, आर्म स्मगलिंग, दूसरे क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन देना। उसके बाद विश्नोई गैंग ने एक्सटॉर्शन का अच्छा खासा बिजनेस जमा लिया था। उनके निशाने पर लिकर माफिया, पंजाबी सिंगर्स, इन्फ्लुएंशियल लोग सभी आ चुके थे। लेकिन बावजूद इसके लॉरेंस को जेल उसके क्रिमिनल एम्पायर की वजह से नहीं हुई, बल्कि पॉलिटिक्स की वजह से हुई। 2013 में अपने ग्रेजुएशन के बाद भी वे पंजाब यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में डूबे रहे। अपने कैंडिडेट को प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खड़ा किया, लेकिन इस बार विश्नोई गैंग ने सोचा अगर राइवल कैंडिडेट ही ना हो तो फिर इलेक्शन जीतना कितना आसान हो जाएगा। तो राइवल नॉमिनी को ही मार डाला गया और लॉरेंस और उसके साथी भाग निकलते हैं। लेकिन 2014 में राजस्थान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 2014 में वो जेल जाता है। उसके बाद आज तक बाहर नहीं आता। आइडियली तो लॉरेंस की कहानी यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन विश्नोई जेल की चार दीवारी के अंदर से ही 700 से ज्यादा शूटर्स के नेटवर्क को कंट्रोल करता है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि लॉरेंस विश्नोई की सच्ची कहानी है। ये हमारी सरकार के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है कि जेल में रहते हुए ऑलमोस्ट 10 इयर्स में विश्नोई की पावर बस बढ़ती ही रही है। पहले वो भरतपुर जेल में था, फिर तिहाड़ जेल में आया, वो भी अंडर मकोका चार्जेस, जो कि बहुत सीरियस चार्जेस होते हैं, और अभी फिलहाल साबरमती जेल में आराम फरमा रहा है अंडर चार्जेस ऑफ क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग। मतलब क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग भी करिए, जेल में आराम भी फरमाइए, और इंटरनेशनल नेटवर्क भी आप चला सकते हो अपने शार्प शूटर्स का। अब इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या ही हो सकता है। अब ये सब क्या वाकई में विश्नोई समाज के लिए एक प्रतिशोध है, या फिर अपनी ऐठ जमाने के लिए लॉरेंस का एक प्री प्लान्ड मूव है? अब लॉरेंस ने तो कह दिया कि सलमान से दोस्ती सबको भारी पड़ेगी, और उसने काम भी ऐसे ही किए हैं। पंजाबी एक्टर और सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग करवा दी। क्यों? क्योंकि उसने सलमान को अपने भाई जैसा माना। सितंबर में कनाडा के वैंकूवर में इंडो कैनेडियन रैपर और सिंगर AP ढिल्लों के घर पर फायरिंग करवा दी, क्योंकि उसके वीडियो में सलमान खान था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद भी सलमान को और उनकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स मिले थे, और अब ये बाबा सिद्दीकी की हत्या। तो क्लियर यहाँ एक स्टोरी बनाने की कोशिश की जा रही है, और अब तो इन सबसे भी 2 कदम और आगे लॉरेंस इंटरनेशनली सुर्खियां भी बटोर रहे हैं।
एक तरफ कनाडा सरकार ये आरोप लगा रही है कि भारत सरकार के एजेंट्स विश्नोई गैंग के साथ मिलकर कनाडा में आतंक फैला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि हमारा एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर विकास यादव एक की कॉन्स्पिरेटर है पन्नू मर्डर केस प्लांट में। ये वही विकास यादव है जिसके तार लॉरेंस विश्नोई के साथ जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। यह सब कैसे पॉसिबल है जब लॉरेंस खुद ही जेल में है 2014 से। पिछले साल एनआईए ने 128 पेजों की एक चार्जशीट दाखिल की जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें सामने आई कि कैसे पिछले एक दशक में विश्नोई नेटवर्क का और भी अधिक तेजी से विस्तार हुआ है जबकि लॉरेंस जेल में है। उसका ऑपरेशन ठीक दाऊद इब्राहिम जैसा है और यह भी दिखाया गया है इस चार्जशीट में कि कैसे वह 700 से ज़्यादा शूटर्स को कंट्रोल करता है, उनसे मर्डर करवाता है नेशनली और इंटरनेशनली। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि लॉरेंस अपने आप को डी कंपनी का उत्तराधिकारी मानता है। सलमान खान को टारगेट करना शायद लॉरेंस के लिए एक टाइम पास है, उसका गेम इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। फिरौती का जो धंधा होता है वो बेसिकली डर के बूते पर बनता है और अगर आप सलमान खान जैसे सुपरस्टार को डरा धमका सकते हो तो नए शूटर्स और इंटर्न्स की तो लंबी लाइन आपके लिए लगी रहेगी। ठीक वैसे ही शूटर्स जो सिर्फ 50-50 हज़ार में बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए हायर किए गए थे। मतलब मैसेज साफ है कि आप काफ़ी सस्ते में एक फॉर्मर मिनिस्टर को आउट कर सकते हो। देश में बेरोजगारी की वजह से हालत इतनी खराब है कि अगर आप डिस्काउंट मांगोगे तो शूटर्स इससे भी कम दामों में मिल जाएंगे। विश्नोई गैंग की रिक्रूटमेंट सोशल मीडिया पर होती है। गैंग अपने कांड सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, उससे प्रेरित होकर नौजवान बेरोजगार अप्लाई कर देते हैं। पैसे के लिए, फेम के लिए पूरी फौज तैयार है गोली चलाने के लिए और खर्चा भी एकदम कम। सिद्दीकी की हत्या के लिए कुछ ही हजार रुपए और सलमान के यहाँ फायरिंग के लिए कुछ लाख रुपए। और सोचो जब फिरौती मिलती है तो कमाई करोड़ों रुपए में होती है। अब ये तो किसी से छुपा है नहीं कि लॉरेंस कॉलेज से ही पॉलिटिक्स में बहुत रुचि रखते थे। 10 सालों में इतनी पॉलिटिक्स तो उनको भी समझ में आ ही गई होगी कि किसके साथ हाथ मिलाना उनके लिए फायदेमंद होगा और किसके साथ नहीं। शायद एक दिन उनको बेल भी मिल जाए, हो सकता है एक दिन वो इलेक्शन भी लड़ लें। जब लॉरेंस विश्नोई की बात आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट यह भी है कि क्राइम और पॉलिटिक्स दोनों में ही उसका नाम है और लॉरेंस को भी ये अच्छे से पता है कि मनी और मसल पावर तो बहुत लोगों के पास है हमारे यहाँ। बाहुबली नेताओं की तो एक लंबी फौज है, अगर उसे उससे ऊपर जाना है तो उसे एक दमदार इमोशनल स्टोरी बिल्ड करनी पड़ेगी और यही आप अपने आसपास डेवलप होता देख रहे हो। ऐसा बहुत कम होता है कि गैंगस्टर नेता और अभिनेता दोनों से ज्यादा इंटरनेशनल और नेशनल सुर्खियां बटोरे और साथ ही साथ पब्लिक का प्यार। सोशल मीडिया देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि लॉरेंस की फैन फॉलोइंग आजकल देश के सबसे बड़े फकीर की फैन फॉलोइंग से भी ज्यादा हो गई है। लोगों में उसको लेकर एक अजीब सा उत्साह है। लॉरेंस विश्नोई को एक नए हिंदू डॉन के रूप में उतारा जा रहा है, एक हिंदू रक्षक बताया जा रहा है और माइनॉरिटी कम्युनिटी का भक्षक बनाया जा रहा है। सलमान खान जैसे स्टार्स को अपनी जगह दिखाने वाला सिर्फ लॉरेंस विश्नोई ही हो सकता है। बाजू में भगवान हनुमान का टैटू लगा दिया, टी शर्ट में भगत सिंह को पहन लिया। लोग कह रहे हैं कि ये देखो, यह बंदा है जो किसी को भी बंदूक के दम पर खामोश कर सकता है। डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है, डेमोक्रेसी गया तेल लेने और साथ ही साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी कंट्रोल करके रखता है। यही वो इंसान है जो हिंदुओं की रक्षा करेगा। लॉरेंस जानता है कि वह क्या कर रहा है, कैसे नैरेटिव बिल्ड कर रहा है और लोगों का दिल जीत रहा है। 2022 में सिद्धू मूसेवाला का मर्डर जिसकी जिम्मेदारी गोल्डी बरार लेते हैं। नवंबर 2023 अटैक ऑन पंजाबी सिंगर गिप्पी गरेवाल रेजिडेंस इन कनाडा। अप्रैल 2024 सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, लॉरेंस विश्नोई के भाई अनमोल की प्लानिंग। सितंबर 2024 एपी ढिल्लो के घर के सामने फायरिंग और अब बाबा सिद्दीकी की खुलेआम हत्या। ऐसा लग रहा है जैसे किसी एजेंसी ने लॉरेंस को लाइसेंस टू किल दे दिया हो, क्योंकि एक बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत होती है, खासकर जब सब कुछ जेल के अंदर से ही हो रहा हो तब। और तो और लॉरेंस विश्नोई भी जेल से बाहर आने की कोई खास कोशिश नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हर दिन कोई बेल एप्लीकेशन डाल रहा है, उनको भी कोई जल्दी नहीं है फिलहाल जेल से बाहर आने की।
इसी बात से शक पैदा होता है कि जो एलिगेशंस कनाडा और यूएसए लगा रहे हैं, क्या उनमें कुछ सच्चाई है। लेकिन शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी और देश ने किलिंग्स के लिए ऐसे बंदे का नाम लिया है जो 10 साल से भारतीय जेल में बंद है, वो भी हाई सिक्योरिटी प्रिजन में। अमेरिका का मामला तो और भी शर्मनाक है। अब यह बात सामने आ रही है कि विकास यादव, हमारा एक्स रॉ ऑफिसर, जिसे अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की मर्डर की प्लानिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया, वो रॉ तो छोड़ो, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़ा बताया जा रहा है, जिसे दिल्ली पुलिस ने पहले से ही अरेस्ट करके रखा था फिरौती के केस में। सोचो, इतने लो लेवल तक हम पहुंच चुके हैं। और अब तो मुंबई पुलिस को बिश्नोई की कस्टडी भी नहीं दी जा रही बाय द ऑर्डर ऑफ द यूनियन होम मिनिस्ट्री, बिकॉज बिश्नोई इज अ हाई रिस्क प्रिजनर। तो मुंबई पुलिस उसे पूछताछ के लिए महाराष्ट्र नहीं ला सकती। कोई नहीं जानता कि लॉरेंस को किस कंडीशन में रखा गया है, उसकी दिनचर्या क्या है, उसके पास कौन सी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का एक्सेस है या नहीं। बुद्धिजीवियों के लिए इस बात पर यकीन करना कि लॉरेंस ये सब कुछ सरकार की अनुमति के बिना कर रहा है, थोड़ा सा मुश्किल है। यदि भारतीय एजेंट्स कनाडा या अमेरिका की जमीन पर भारत के दुश्मनों को मार गिराते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमें अपने दुश्मन को दूसरे देश में जाकर टारगेट जरूर करना चाहिए। दूसरे देश भी ये करते आए हैं, यूएसए बहुत बार ऐसा कर चुका है। लेकिन गैंगस्टर्स का इस्तेमाल करके दूसरे देश में ऐसे शॉर्डी ऑपरेशन अगर आप करने जाओगे तो ये लॉन्ग रन में देश के लिए भी बहुत खतरनाक है। अब हमारे फॉर्मर एजेंट का नाम भी एफबीआई के वांटेड लिस्ट में आ गया है और बिश्नोई गैंग का नाम कनाडा पुलिस ले रही है। तो ये हमारे देश के सुरक्षा तंत्र और एजेंसी के रेपुटेशन के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिश्नोई का आतंक अब दिन ब दिन बढ़ रहा है। डी कंपनी की याद लोगों को आ रही है। बिश्नोई अपने आप को अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। सलमान खान तो टीजर है और ब्लैक बग एक एक्सक्यूज है। सिंगर हनी सिंह ने दिल्ली पुलिस से प्रोटेक्शन की मांग की है बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद। अब उसने तो कोई ब्लैक बग नहीं मारा था, पंजाबी सिंगर सोनू ठकराल को भी धमकी भरा एक वीडियो मिला है। दिल्ली एनसीआर में शोरूम्स और होटल्स में बिश्नोई गैंग फायरिंग कर रही है और उसके बाद फोन कॉल आती है फिरौती के लिए। 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया था सलमान को शूट डाउन करने के लिए उनके फार्म हाउस पे। यह कहना है मुंबई पुलिस का। मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 के विनर बिश्नोई गैंग के हिट लिस्ट में है। पुलिस की मानो तो मुनव्वर को गैंग ट्रैक कर रही थी एक अटैक को अंजाम देने के लिए। मुनव्वर की सिक्योरिटी अब बढ़ा दी गई है। जीशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी के बेटे, वो भी हाई सिक्योरिटी हाई कैटेगरी रिस्क में आते हैं। पुलिस का कहना है कि बाबा सिद्दीकी और जीशान दोनों एक्चुअली टारगेट थे। दोनों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। सबके मन में एक ही सवाल है कि बिश्नोई का अगला टारगेट कौन होगा। आज जो लोग लॉरेंस को हिंदू डॉन के रूप में देख रहे हैं, शायद वो ये भूल गए हैं कि हमारा धर्म फिरौती, मर्डर, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग यह सब नहीं सिखाता है। आज मीडिया ने लॉरेंस को मोस्ट वांटेड नहीं बल्कि हमारे देश में मोस्ट पॉपुलर बना दिया। लॉरेंस के नाम से ढेरों सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, फैन पेज चलाए जा रहे हैं, उस पर गाने लिखे और गाए जा रहे हैं। लॉरेंस के बहुत सारे फैंस ये बोलते और ये सोचते हैं कि वो खालिस्तानियों में खौफ पैदा कर देता है, लेकिन लॉरेंस की वैसी कोई हार्ड आइडियोलॉजी नहीं है। जब उसे एडवांस वेपन्स आरपीजीज चाहिए थे तब उसने खालिस्तानी समर्थक बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे सिख उग्रवादी संगठन के साथ भी हाथ मिलाया, उनके साथ भी धंधा किया था। सोशल मीडिया के थ्रू कनाडा भेजने के सपने दिखाकर शूटर्स रिक्रूट किए जा रहे हैं। देश के युवाओं को क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। फिल्मों में और न्यूज़ चैनल्स के द्वारा अक्सर गैंगस्टर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बड़े स्टाइलिश तरीके से उन्हें दिखाया जाता है। लेकिन हकीकत में कोई गैंगस्टर पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है, किसी को राइवल गैंग द्वारा मार दिया जाता है तो कोई जेल में है, किसी के पिता जेल में है तो किसी की पत्नी जेल में है, किसी के कजिन का मर्डर हो गया है तो किसी के दोस्त का, और जो जिंदा है वो इसी डर में जीते हैं या डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। तो जैसा फिल्मों और गानों में दिखाई जाती है गैंगस्टर की लाइफ, वो असलियत में इतनी चिल नहीं है। आज लॉरेंस को हीरो बनाने से ज्यादा हमारे
मेन स्ट्रीम मीडिया को इस मुद्दे पर बात करना चाहिए कि आखिर कौन है ये मजबूर बेरोजगार युवक जो चंद रुपयों के लिए अपना जीवन दांव पर लगाकर लॉरेंस जैसे लोगों के लिए हाथों में बंदूक उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और सरकार को शायद ये जवाब भी देना होगा कि अगर लॉरेंस इतने सालों से जेल में है तो इसे बाहर कम्युनिकेट करने की परमिशन क्यों दी जा रही है, कौन परमिशन दे रहा है। इम्पॉसिबल तो नहीं है इसे रोकना। क्या सरकार इसे रोकने में लाचार है या फिर इसे रोकना ही नहीं चाहती? कई अनकंफर्टेबल सवाल हैं। अब लॉरेंस एक गैंगस्टर है या केवल एक प्यादा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो उसका नाम और दहशत दोनों ही हमारी सरकार और कानून व्यवस्थाओं की नाकामियों का परिणाम है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।